नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम त्रिवेंद्र ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। प्रधानमंत्री हम सभी के अभिभावक हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा, प्रधानमंत्री हम सभी के अभिभावक, उनके मन की बात हम सभी के दिलों को छूती है। 26 जनवरी के दिन लाल किले में हुई घटना से देशवासी स्तब्ध हैं। हमें उत्साह के साथ पीएम के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना है। हमने कोविड-19 के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। आज पूरी दुनिया भारत से प्रेरणा ले रही है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का आह्वान किया है। हमने कल ही कैबिनेट में इस पर निर्णय भी लिया है। तो वोकल फॉर लोकल हमारा इस वर्ष का संकल्प है। तो सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ये तमाम बातें पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुनने के बाद कही। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सभी के अभिभावक, उनके मन की बात हम सभी के दिलों को छूती है। 26 जनवरी के दिन लाल किले में जो कुछ भी हुआ उससे घटना से देशवासी स्तब्ध हैं। हमें उत्साह के साथ पीएम के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना चाहिए। हमने कोविड-19 के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। आज पूरी दुनिया भारत से प्रेरणा ले रही है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का आह्वान भी किया है। और साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह भी कहा कि कल जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें इस बात को लेकर उन्होंने भी निर्णय लिया है। तो वोकल फॉर लोकल हमारा इस वर्ष का संकल्प है। तो वही कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारक परिवारों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही 18 करोड़ 9 लाख अतिरिक्त खर्च करेगी त्रिवेंद्र सरकार। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगेगी। 8 फरवरी से खुलेंगे सरकारी और निजी स्कूल, यानी कि 8 फरवरी से खुल जाएंगे सरकारी और निजी स्कूल, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल खुल जाएंगे। इसके साथ ही साइबर हमलों से बचने और रिस्पॉन्स एक्शन के लिए नियमावली भी बनाई जाए। और जीएसटी ग्राहक ऑनलाइन इनाम योजना, बिल लाओ इनाम पाओ की योजना वापस ली गई। उत्तराखंड पुलिस आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई। नैनीताल टामटा वन क्षेत्र की भूमि पर एनडीआरएफ ऑफिस खोलने को मंजूरी दी गई। नगर निकायों में सर्किल रेट पर टैक्स वृद्धि की अनुमति। शराब की दुकान का 2 वर्ष के लिए आवंटन ई टेंडरिंग से होगा। आवेदन शुल्क 40 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। इसके साथ ही देसी ठेके पर अब बियर भी मिलेगी। जो सारे विषय हैं प्रमुख रूप से 17 विषय हैं। इन 17 विषयों में से ग्राम्य विकास में जो मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का पहले रोजगार था उसको 150 दिन किया गया है। उसमें जो राजस्व या जो पैसा खर्च होगा वो राज्य सरकार अपने संसाधनों से वहन करेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए जो विनियम है वो विनियमित किए गए हैं। इसी प्रकार से जो विद्यालय शिक्षा, जो हमारे 6 से 12 तक के विद्यालय फरवरी में 8 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। जो बालिकाएं थी हमारी पहाड़ प्लेन की, वो I8 पास करके 9th में जाती थी, उन सबको जो साइकिल के लिए अब 2850 रुपये डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा, वो सभी के लिए क्या है। इसी प्रकार जो हमारा पावर ट्रांसमिटर कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के वित्तीय वर्ष के जो हमारे वार्षिक लेखे वो 4 साल के सदन के पटल पर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारक परिवारों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। 18 करोड़ 9 लाख अतिरिक्त खर्च करेगी त्रिवेंद्र सरकार। और इसके साथ ही राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही 8 फरवरी से अब सरकारी और निजी स्कूल खुल सकेंगे। तो आप नेता रविंद्र जुगरान के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता का बयान। इतने सालों तक बीजेपी में रहकर रविंद्र जुगरान बीजेपी को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन एक दिन में ही आपकी नीति समझने का दावा कर रहे हैं। तो रविंद्र जुगरान पहले आपको समझे फिर कुछ बोले। विनोद सुएल ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर आप नेता रविंद्र जुगरान ने आरोप लगाए थे और बीजेपी पर ये आरोप लगे थे। तो उसको लेकर अब विनोद सुएल ने रविंद्र जुगरान को लेकर निशाना साधा और कहा कि इतने दिनों में वो आपको नहीं समझ पाए और ऐसे में आप बीजेपी को समझने की बात करते हैं। यानी कि इतने सालों तक बीजेपी में रहकर रविंद्र जुगरान बीजेपी को नहीं समझ पाए, लेकिन एक दिन में ही आपकी नीति
समझने का दावा कर रहे हैं। रविंद्र जुगरान पहले आपको समझे फिर कुछ बोले। किसानों के मुद्दे पर आप नेता रविंद्र जुगरान ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद यह हमला बोला है फिरोज सुवाल ने रविंद्र जुगरान पर। जनता पार्टी जो हमारे देश के किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनके बारे में हमेशा सकारात्मक सोचती है। और हमने जो 3 कानून लाए थे, इसीलिए लाए थे ताकि उसमें बिचौलिया ना रहे, किसी तरह से किसानों की जो अपनी मेहनत है उस मेहनत पर पानी ना फिरे, उसमें किसी तरह के बीच में कोई लोग ना आए। लेकिन आज मुझे आम आदमी पार्टी के जो नेता हो गए आज से ही, और लंबे समय तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहे, आज मैं उनके तर्कों से मुझे बड़ी हंसी आ रही है, हंसी आएगी कि रविंद्र भाई जुगरान जो है तो आज बड़ी पोस्टर और वो फैला रहे हैं, कागज़ फैला रहे हैं। अरे अभी तो जितने समय तक वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ पाए इतने सालों से, तो आम आदमी पार्टी को एक ही दिन में कैसे समझ गए। मेरी उनको सलाह है कि पहले वो आम आदमी पार्टी को समझें, तब किसान आंदोलन के बारे में कुछ बोले। तो किसानों को मिलेगा त्रिवेंद्र सरकार का तोहफा। 25,000 किसानों को मिलेगा 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। तो कृषक समूहों को 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने 6 फरवरी को योजना का शुभारंभ करेंगे और राज्य स्तर पर देहरादून में होगा योजना का शुभारंभ। तो हमारे लिए किसानों का हित सर्वोपरि, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ये बातें कही। तो सीएम त्रिवेंद्र रावत 6 फरवरी को योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। किसानों को मिलेगा त्रिवेंद्र सरकार का तोहफा, जिसके तहत 25,000 किसानों को 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो फ़हीम तन्ना रेजिडेंट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ़हीम, यहाँ पर बात करें अगर किसानों की, तो इस वक्त किसानों को लेकर आंदोलन पूरे देश में जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए टेंशन की बात तो है ही, लेकिन क्योंकि उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार ने एक तोहफा देने की सोची है। अब वो ये कि 25,000 किसानों को 3 लाख तक का ब्याज दिया जाएगा, वो भी ब्याज मुक्त। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को खुश करने की एक बड़ी कोशिश है ये उत्तराखंड में। बिल्कुल, देखिए, किसानों को राहत देने की और किसानों का समर्थन उस तरीके में हासिल करने की एक बड़ी कोशिश है। क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है कृषि बिलों को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक को उस पर मंथन करना पड़ रहा है। और त्रिवेंद्र सरकार ने पिछले दिनों भी एक नारा दिया था जो किसानों के कल्याण को लेकर के, और कई योजनाएं पहले भी चलाई गई हैं। इसमें अगर कहीं तो इस कड़ी में एक और अगला कदम है त्रिवेंद्र सरकार का, और ये काफी राहत भरा सिद्ध हो सकता है, क्योंकि किसानों के सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत फाइनेंशियल क्राइसिस की आती है। और ऐसे में अगर सरकार तो बात है कि वो एक बड़ा महत्वपूर्ण एक कदम होता है। तो अब सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जो नारा है सरकार का, उसकी तरफ ही इसको एक और ये राहत भरा फैसला कहा जा सकता है, इसको ऋण उपलब्ध कराने को लेकर के। और इससे काफी फायदा मिलेगा, इसको इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात सरकार अच्छी तरह से समझ भी रही है, और उसी उद्देश्य के चलते ये सरकार ने फैसला भी लिया है। जी फ़हीम, इन तीनों कानूनों को लेकर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में किसानों में रोष है, उत्तराखंड के किसानों में भी, और ऐसे में सरकार फिलहाल अपनी योजनाओं के केंद्र में किसानों को रखे हुए है, क्योंकि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में क्या ये योजनाएं बीजेपी को बचा सकती हैं? देखिए, कोशिश कर रही है सरकार। इसी तरीके से जो भी समस्याएं आती हैं किसानों की, प्रतिनिधियों के माध्यम से, सीधे तौर पर संगठनों, किसान संगठनों की या फिर विधायकों के जरिए, उस पर सरकार फैसला ले सके। और जहां तक बात है आंदोलन को लेकर के, तो उधम सिंह नगर एक बेल्ट है जो कृषि प्रधान बेल्ट है, जिला है, और वहां से तमाम किसान संगठन इस आंदोलन में गई भी। और इसमें अगर हम पॉलिटिकली एंगल भी देखते हैं तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जो दूसरे विरोधी जितने भी विपक्षी दल हैं, वो कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन को समर्थन भी दे रहे हैं खुले तौर पर। तो उसका असर जो दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन है, उसका असर राज्य में भी देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय। लेकिन सरकार अपनी कोशिश में है कि लगातार समझाती रहे। बीजेपी अलग चला रहा है किसानों को समझाने के लिए, और सरकार के जो अपने फैसले हैं, वो फैसलों के जरिए से सरकार समझाने की कोशिश में है कि बीजेपी का शासन कहीं भी किसी तौर पर किसानों का अहित नहीं सोच रहा, बल्कि हित सोच रहा है। और ये त्रिवेंद्र सरकार ने ये फैसला करते हुए भी मैसेज देने की कोशिश की है। जी ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए फ़हीम।
द्वार से खबर, मेलाधिकारी दीपक रावत ने परंपरा निभाई। तो शिदरवाला के जंगल पहुंचे मेलाधिकारी दीपक रावत धर्म ध्वजा के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने की परंपरा में शामिल हुए। अखाड़ों की धर्म ध्वजा के लिए वृक्षों को चिन्हित किया गया। धर्म ध्वजा स्थापित होने से कुंभ मेले का विधिवत शुभारंभ होगा। तो परंपरा निभाई मेलाधिकारी दीपक रावत ने। मेलाधिकारी दीपक रावत ने कुंभ मेले की शुरुआत की। शुभारंभ की परंपरा निभाते हुए छिद्दरवाला के जंगल पहुंचे और वहां पर धर्म ध्वजा के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने की परंपरा में शामिल हुए। अखाड़ों की धर्म ध्वजा के लिए वृक्षों को चिन्हित किया गया। धर्म ध्वजा स्थापित होने से कुंभ मेले का विधिवत शुभारंभ होगा। है उसका चयन किया जा रहा है। इन पे आज निशानदेही भी हो गई है और इसको उचित समय पे जैसा हमें बताया जाएगा उस समय पे यहाँ से इसका हम ढुलान करते हुए, इसका कटान करते हुए इनको अखाड़ों में जो भी परंपराएं रहती हैं उन सबका पालन करते हुए पहुँचाएंगे। कितना प्रमुख मानते हैं, क्योंकि लंबे समय से इनका चयन की प्रक्रिया भी मेला प्रशासन करता था और आज ये फाइनल भी हो गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसकी सिंबॉलिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है और इसके बाद से एक तरह से माना जाता है कि शुरुआत एक तरह से मेले की हो गई है। तो बहुत ही अहम कदम उस ओर है और मैं खुद भी चाहता था कि मैं इसमें शामिल रहूं, इसीलिए मैंने पहले से तय किया था कि यहाँ पे रहना अच्छा रहेगा। सर आज के दिन जैसे ये लकड़ियाँ हैं इतनी बड़ी हैं, प्रशासन के लिए चुनौती नहीं होगी इतनी दूर तक लेके जाना? मुझे इतनी बड़ी लगता है थोड़ा सा, मुझे लगता है जहाँ तक इसकी कार्टेज की बात है, जहाँ तक ले जाना होगा उसमें हल्का फुल्का थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसमें ट्रैफिक पुलिस से बात करके, फॉरेस्ट से बात करके और ऐसे आर्स में हम ले जाएंगे जब पब्लिक को मिनिमम बात करें यहाँ पर परंपरा की, तो धर्म ध्वजा के लिए मेलाधिकारी दीपक रावत परंपरा निभाने के लिए जंगलों में पहुंचे और कुछ लकड़ियां चिन्हित की गई। मैं जानना चाहूंगी कि उस वक्त कितने संत उनके साथ मौजूद थे, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हुई। सुमित, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ जी सुमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। ये एक परंपरा है। इस परंपरा के तहत अब तमाम जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े के, उनके सबके प्रतिनिधि मेलाधिकारी दीपक रावत के साथ में जो धर्म ध्वजा का जो अपने अखाड़ों में जो धर्म ध्वजा की शुरुआत करनी है, तो उसके लिए लकड़ी के चयन के लिए छिद्दरवाला जंगल में पहुंचे। वहां पर मेलाधिकारी उनके साथ थे। उन्होंने जो लकड़ी थी उसके लिए उसका चयन किया गया और उन लकड़ियों को जिम्मेदारी मेला प्रशासन की है। मेला प्रशासन उन लकड़ियों को अब तय समय अनुसार जब उनको कहा जाएगा तो वो मेलाधिकारी उन लकड़ी को उनके अखाड़ों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि धर्म ध्वजा से जब धर्म ध्वजा का शुभारंभ करते हैं उसके बाद में पूजा करते, उससे कुंभ की शुरुआत मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं एक ये पहली प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया में मेलाधिकारी दीपक रावत खुद स्वयं शामिल भी हुए और 13 अखाड़ों के जो प्रतिनिधि थे, तमाम साधु संत वहां पर पहुंचे। उन्होंने अपने अनुसार जो धर्म ध्वजा के लिए जो उनको लकड़ी चाहिए होती है, क्योंकि जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे उन्होंने बताया कि 52 हाथ की लकड़ी होती है उसके लिए, तो उस लकड़ियों का चयन किया गया है और फिर वो लकड़ियां अब अखाड़ों तक पहुंची। ठीक सुमित, लगभग कितने पेड़ों की लकड़ियां थी जो कि इस परंपरा के लिए जिनकी जरूरत थी, क्योंकि कई पेड़ हैं जिन्हें चिन्हित किया गया और जिनकी कटाई हुई? सुमित, में अलग अलग ही ध्वजा के लिए लकड़ी जाएगी क्योंकि उसमें उनका धर्म ध्वज उसमें लगने वाला है। तो इसके लिए जो जितने अखाड़े हैं उन अखाड़ों के हिसाब से ही लकड़ियों का चयन किया गया, उनकी कटाई की जा रही है। ठीक सुमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि टिहरी बांध विस्थापितों के लंबित प्रकरण 2 माह के अंदर हल हो जाएंगे, उसका समाधान होगा। 2013 में कांग्रेस की सरकार ने कोलेटरल डैमेज पॉलिसी बनाई थी, एक भी आदमी का विस्थापन नहीं हो पाया। कांग्रेस और पीडीएफ की सरकारों ने जनता के साथ टिहरी बांध के साथ छलावा धोखा किया। विधायक ने कहा कि हमने राजस्व गांव घोषित किए हैं, हम लोगों ने रस्सी करने का काम किया है।
उधम सिंह नगर जिले की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु आज अचानक काशीपुर पहुंची, जहां उन्होंने तहसील परिसर और राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। तहसील पहुंचने से पहले उन्होंने अपने काफिले को अचानक राजकीय चिकित्सालय की तरफ मोड़ दिया। डीएम के अचानक राजकीय अस्पताल पहुंचते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने राजकीय चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को अव्यवस्थाएं पाए जाने पर फटकार लगाते हुए व्यवस्थाएं सुधारने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही अनुपस्थित डॉक्टर व कर्मियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए। जिसके बाद जिलाधिकारी तहसील परिसर पहुंची, जहां उन्होंने तहसील परिसर का निरीक्षण किया। फरियादियों की शिकायतें सुनकर मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जहाँ तक संभव साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, वो मुझे कमी लगी है। और कुछ स्टाफ आज एब्सेंट है, तो उनको सीएमएस को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि उनकी एब्सेंट लगा करके उनका 1 दिन का वेतन रोकेंगे। और जो मरीज हमारे यहाँ आते हैं अस्पताल में, वो बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं कि तो हर डॉक्टर का जो व्यवहार है मरीजों के साथ अच्छा हो। रखिए, मुझे थोड़ा सा अस्पताल प्रबंधन का रवैया थोड़ा ढीला लगा है, तो उसको भी थोड़ा और दुरुस्त करें। ये दलाली सिस्टम अगर कहीं पे होता तो बहुत गलत है, और जो अधिकारी कर्मचारी उसको आश्रय देंगे उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे जो जिला अस्पताल था, वहाँ पे भी कुछ लोग कुछ गलत काम करते हुए पाए गए थे, तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई भी हुई थी, एफआईआर भी हुई थी। तो आगे भी अगर इस तरह से कोई गलत करता हुआ पाया जाएगा, चाहे वो जो भी व्यक्ति है, तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई। तो वन विभाग ने चलाया सफाई अभियान, वन क्षेत्र के प्रमुख सड़कों को किया साफ, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, लोगों से वन क्षेत्र को साफ रखने की अपील की। वन विभाग रेंजर नथीलाल डोभाल ने नेतृत्व किया। उत्तराखंड के डोईवाला में वन विभाग के थानों रेंजर नथीलाल डोभाल के नेतृत्व में आज वन कर्मियों एवं मातृभूमि सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने वन क्षेत्र में मुख्य सड़क के दोनों ओर राहगीरों द्वारा डाली गई गंदगी को साफ कर स्वच्छता अभियान चलाया व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वन क्षेत्र को साफ रखने में अपना सहयोग दें। हल्का सा ऊपर उठा लो। बस। से भुया मंदिर होते हुए सैन चौकी तक सफाई अभियान, सड़क के दोनों तरफ सफाई अभियान कार्य किया गया है। मातृभूमि के संगठन के लोग और कुड़ियाल, रामनगर, डांडा, यहाँ जोली के काफ़ी लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग दिया है। कम से कम 300 लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और सड़क के दोनों तरफ जो कूड़ा करकट था साफ करवाया गया है। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे पर्यावरण शुद्ध होने का एक मैसेज जाएगा। लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं और गाड़ियों से कूड़ा करकट या पॉलीथीन जो है सड़कों के किनारे फेंक देते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर दारू की भी कुछ काफ़ी बोतलें मिली हुई हैं, तो लोग गाड़ियों से ये दारू की बोतलें कूड़ा करकट फेंक देते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ जो लोग अपना यात्रा करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।